से आज़ाद हुआ और 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे 1757 से लेकर 1947 तक, जो कि लगभग 190 साल आते हैं जो यहाँ पे अंग्रेजों ने हुकूमत की। अगर देखा जाए तो सिर्फ हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर रहा था, बल्कि उससे पहले भी जो यहाँ पे थे, जो हुक्मरान यहाँ थे, चाहे वो मुगल्स हो, अफगानी हो या बाकी जो थे, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अवाम जो है उनकी भी गुलामी कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये आजादी जो है ये हिंदुस्तान को तोहफे में नहीं मिली। इसके लिए लाखों लोगों को अपनी कुर्बानियां देनी पड़ी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सालों दर साल जेलों के अंदर रहना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाका कशी की जिंदगी बसर कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके ख्वाब अधूरे रह गए। आज हिंदुस्तान का हर बच्चा आजाद है, हर औरत आजाद है, हर हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला इंसान आजाद है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जिनकी बदौलत हमें ये आजादी मिली, जिन्होंने इतने तकालीफ, मुश्किलात, कुर्बानियां देकर हमें एक आजाद फिजा मुहैया की, और जो उनके ख्वाब थे जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, क्या हम वाकई आज उस फिजा में रह रहे हैं? क्या आज भी हमारे अंदर वो जोश है? आज भी हमारे अंदर वो अरमान है? आज भी हमारे अंदर वो ख्वाब है जो उन्होंने देखे थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया था? 15 अगस्त के दिन आप देखेंगे कि हर जगह, हर इदारे में हिंदुस्तान का झंडा लहराया जाता है। लेकिन जब हम हिंदुस्तान का झंडा अपने हाथों में लेते हैं, क्या उस वक्त हमारे दिलों के अंदर वो एहसास पैदा होता है? क्या उस वक्त हम ये सोचते हैं कि जिनकी बदौलत हमें ये झंडा मिला है, क्या हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान को जुल्म और जबर से आजाद किया था, क्या आज हिंदुस्तान के अंदर जुल्म और जबर आज भी मौजूद है या नहीं है? वो गैर थे, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या बाकी लोग, वो पराए थे। शायद इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम पे इतने जुल्म, और वो कुछ किया था जो शायद इंसान के साथ नहीं कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग क्या आपस में उसी मोहब्बत के साथ रह रहे हैं जिस मोहब्बत का ख्वाब उन लोगों ने देखा था जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद किया था? आज जब हम हिंदुस्तान का झंडा अपने हाथों में लेते हैं, क्या हमारे अंदर भी वही एहसास पैदा होता है जो सीवी रमन को पैदा हुआ था जब उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया गया था, और जब वो लंदन में था, उसके बाद जब उसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। होना तो ये चाहिए था कि वो खुशी मनाता, लेकिन वो बहुत ज्यादा गमजदा हो गया, उसकी आंखों में आंसू आने लगे, और वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस उस वक्त हुआ
कि जिस देश से मैं ताल्लुक रखता हूं, जिस मुल्क से मैं ताल्लुक रखता हूं, मेरे मुल्क का अपना झंडा नहीं है। तो शायद सीवी रमन को उस वक्त यह एहसास हुआ था कि अपने देश का झंडा होने का क्या मतलब है और ये कितना अहम है, ये कितना कीमती है। शायद हमने इसे या तो कागज या कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा समझा है, लेकिन ये वही लोग जानते हैं जो आजाद नहीं है। झंडा मुल्क की आजादी की एक निशानी होती है। ये झंडा आपको बताता है कि आप आजाद फिजा में रह सकते हो। ये झंडा आपको बताता है कि आपको अपने मुल्क में रहने का पूरा हक है। ये झंडा आपको बताता है कि आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर सकता। ये झंडा आपको बताता है कि जो हुकूक औरतों के हैं वही हुकूक मर्दों के भी है। ये झंडा हमें बताता है कि तालीम के नाम पे आप भेदभाव नहीं होगा। ये झंडा हमें बताता है कि जात पात, मजहब या सियासत के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें, अगर हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप से पूछेगा क्या वो कदर हमने इस देश की है जिस देश के लिए इतना कुछ किया गया। आज भी हम अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जात पात के नाम पे लड़ाइयां करते हैं। आज भी हम मजहब के नाम पे एक दूसरे का गला घोंट देते हैं। आज भी हम जेंडर के नाम पे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आज भी हम जगह के नाम पे, एरिया के नाम पे एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। और आज भी आप देखोगे कास्ट सिस्टम जिसके लिए सोशल रिफॉर्म के उन नेताओं ने लड़ा था, वो कह रहे थे कि हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे के साथ जात पात के ऊपर एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। लेकिन आज भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर यह सिलसिला जारी है। आज भी सियासत के नाम पे हमें लूटा जाता है। आज भी सियासत के नाम पे हम पे जुल्म किया जाता है, अपना फायदा उठाया जाता है। तो हर नागरिक को, हर हिंदुस्तान के वासी को यह समझना पड़ेगा कि क्या उस फिजा को हमने कायम रखा, क्या उस देश के उस ख्वाब को हमने कायम रखा जो ख्वाब उन लोगों ने देखा था। वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान का कोई भी शहरी, कोई भी गांव में रहने वाला इंसान, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान आपस में लड़ाई ना करे। यहां पे तालीम के नाम पे लोगों को ना लूटा जाए। लेकिन जब आज भी आप देखते हो किस हाल में हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ये आजादी जो हमें मिली है ये हमें मुफ्त में नहीं मिली है। और इस आजादी के लिए सिर्फ एक इंसान ने नहीं लड़ा, किसी एक मजहब के रहने वाले, एक मजहब के मानने वाले इंसान ने नहीं लड़ा, सिर्फ किसी एक जात के इंसान ने नहीं लड़ा। अगर सिर्फ एक जात का इंसान लड़ता, एक ही मजहब का इंसान लड़ता या एक ही कौम का इंसान लड़ता, तो शायद हिंदुस्तान आजाद न होता। क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजों ने जो चाल चली है, वो कह रहे कि इनको डिवाइड करो और फिर इनके ऊपर हुकूमत करो। तो उस वक्त के जो हमारे नेता थे, जो रेवोल्यूशनरी इंसान थे, उनको ये बात समझ में आई थी कि जब हिंदुस्तान का पहला रिवोल्ट लड़ा गया 1857, तो उसमें जो नाकामी हुई उसकी वजह यही थी कि सब एक साथ होकर न लड़े। तो लिहाजा जब उन्होंने ये देखा कि अंग्रेज जो है वो हमें डिवाइड कर रहे, कभी मुसलमान को हिंदू से लड़ा रहे, कभी सिख को जो है ईसाई से लड़ा रहे, कभी एक जात के लोग को दूसरे जात से लड़ा रहे, कभी गांव वालों को शहरियों से लड़ा रहे, और कभी एजुकेशन के नाम पे लड़ा रहे, कभी दूसरे हकूकों के नाम पे लड़ा रहे। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम लोगों को इत्तेहाद पे लाएंगे। पहले उन्हें ये समझाएंगे कि अगर हिंदुस्तान जो है वो हमारा देश है, यहाँ पे रहने वाले हर इंसान का देश है। जितना हिंदुस्तान में रहने का हक एक सिख को है, वही
हक एक मुस्लिम को है, वही हक एक हिंदू को है, वही हक दूसरे मजहब के मानने वाले को है। तो यही वजह बन गई जब हिंदुस्तान की पूरी आवाम जो है वो इकट्ठा हो गई, तो अंग्रेज लोग जो है, जो इतने जाबिर थे, जो इतने जालिम थे, वो मजबूर हो गए कि उन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। लेकिन जिस दिलेरी के साथ उन्होंने लड़ा, चाहे वो कभी जेल गए, चाहे कभी वो सूली पे चढ़े, चाहे कभी वो फाका रह गए, लेकिन उन्होंने अपना नहीं सोचा। वो सोच रहे थे कि जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाला मुस्तकबिल है, हम उसे कैसे बहाल कर सकते हैं और हम कैसे अपने आने वाली नस्ल को आजाद फिजाओं में रहने के लिए उन्हें रहने पर मजबूर करेंगे, उन्हें एक आजाद फिजा नसीब करेंगे। भले ही उसके बाद आपने देखा होगा जब हिंदुस्तान आजाद हो गया, कितने जो सोशल लीडर्स थे, कितने पॉलिटिकल लीडर्स थे जो उसके बाद ही मर गए। उन्होंने फिर वो आजाद फिजा खुद नहीं देखी, लेकिन उसके बाद जो आज करोड़ों की पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर है, अगर वो आजाद माहौल में रह रहे हैं, अगर वो आज खुली सांस ले रहे हैं, खुशी से जिंदगी गुजार रहे, तो इसका क्रेडिट सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है। और हमें समझ लेना चाहिए कि जब अंग्रेजों ने यहां पे जुल्म हद से ज्यादा किया और उस तरह से यहां के लोगों के साथ पेश आए कि शायद वो हिंदुस्तान के लोगों को इंसान नहीं समझते थे, बस उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए फिर हमने देखा, क्योंकि ये नेल्सन मंडेला भी कहता है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर बहुत सारे बहादुर पैदा हो जाते, और जब अंग्रेजों ने यहाँ पे जुल्म किया तो फिर गांधी जी जैसे अजीम नेता यहाँ पे पैदा हो गए, जिनके अंदर एक जुर्रत थी, जिनके अंदर एक वो एनर्जी थी, एक पावर था, एक ऐसा हौसला था, एक ऐसा सब्र था, जो जिन्होंने अंग्रेजों को अपने पांव तले झुकने पे मजबूर थे। लेकिन आज अगर हम किसी भी हिंदुस्तान के रहने वाले लोग से कहेंगे तो आप देखोगे किस तरह से हमें सियासत के नाम पे इस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज जो सियासत इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, वो किस तरह से कभी मजहब के नाम पे हमें लड़ाते, कभी जात पात के नाम पे हमें लड़ाते हैं। तो आज हर हिंदुस्तान के रहने वाले इंसान को यह सोचना चाहिए, हर उस नेता को जो 15 अगस्त के दिन अपने हाथ में हिंदुस्तान का झंडा उठाता है, उसको यह सोचना चाहिए, क्या मैं इस झंडे को हाथ लगाने के लायक हूं कि नहीं? जिन्होंने मुझे ये झंडा दिया, क्या मैंने कभी उनके नक्शे कदम पे मैं चला हूं? क्या मैंने वैसा कोई काम किया है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया? अगर किया है, अगर मैं उनके नक्शे कदम पे चला हूं, अगर मेरी वजह से मेरे देश को कोई फायदा हुआ है, तो मुझे हक है इस झंडे को हाथ लगाने का। यह हर उस शख्स को सोचना चाहिए जो हिंदुस्तान के झंडे को इस वक्त हाथ में उठाता है, क्योंकि यह झंडा मुफ्त में नहीं मिला है, यह ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ी। और मैंने इसीलिए आपको कहा कि सिर्फ एक शख्स ने, एक किसी कौम ने इसके लिए नहीं लड़ा। अगर आप देखोगे, अगर आप तारीख पढ़ोगे, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे जो 1857 से लेकर जिन्होंने लड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें बहादुर शाही जफर था, और उसके साथ साथ मंगल पांडे था, मौलवी अहमदुल्ला शाह था, बेगम हजरत महल थी, रानी लक्ष्मी थी, अशफाकुल्ला खान था, मौलाना हसरत मोहानी, उबैदुल्ला सिंधी, अली ब्रदर्स, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे लोग हैं जो तारीख में आपको मिलेंगे, जो किसी एक मजहब से ताल्लुक नहीं रख रहे थे, जो किसी एक जात से ताल्लुक नहीं रख रहे थे, जो किसी पर्टिकुलर एरिया से ताल्लुक नहीं रख रहे थे। तो वो पैगाम देके गए कि देश सिर्फ एक फर्द का नहीं होता है, देश हर किसी का होता है। तो अगर हमने अब आजाद हिंदुस्तान में रहना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है?
देखिए, मोहब्बत सिर्फ ये नहीं होती है कि हम झंडा उठाएंगे, झंडे को लहराएंगे, रैलियां निकालेंगे, फोटोज उठाएंगे, वीडियोस उठाएंगे। ये देश से मोहब्बत नहीं है। देश का मतलब, देश से मोहब्बत का मतलब यह है कि हमें देश के हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए। जमीन से मोहब्बत होनी चाहिए, हिंदुस्तान की आजाद हवा से मोहब्बत होनी चाहिए, यहाँ की पानी से मोहब्बत होना चाहिए, यहाँ के एनवायरनमेंट से मोहब्बत होनी चाहिए, यहाँ के हर नौजवान से मोहब्बत होनी चाहिए और इस देश में रहने वाले हर इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना है? इस देश में जो कुछ भी आपके पास है उसको संभाल के रखना है, उसकी हिफाजत करनी है। ये देश से मोहब्बत होता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहकर भी हमने गंगा जमुना की तहजीब को जिंदा नहीं रखा तो हमें कोई हक नहीं है कि हम ये कहें कि हम देश से मोहब्बत कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहकर भी हमने इत्तेहाद को जिंदा नहीं रखा तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम ये कहें कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। अगर हमने भाईचारा को जिंदा नहीं रखा, अगर आज भी हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम ये कहें कि हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और हम में पैट्रियटिज्म है। पैट्रियटिज्म यानी हुब्बुल वतनी, ये हमें सिखाती है कि आपके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगलात हो, चाहे वो रेत हो, चाहे वो पानी हो, उसकी हिफाजत करना, उसको महफूज करना, ये हमारा पैट्रियटिज्म है। और इसी तरह से अपने देश के लिए इल्म हासिल करना ताकि हम बेहतरीन मंसूबों पे फाइज हो, इस देश के लिए हम कुछ कर सके, हम साइंटिस्ट बन सके, हम बेहतरीन डॉक्टर्स बन सके, हम बेहतरीन उस्तादिजा बन सके। ये होती है हुब्बुल वतन। हमारे देश के अंदर हम अपने माँ बाप से प्यार करें, हम अपने भाई बहनों से प्यार करें, हम समाज के अंदर हर फर्द से मोहब्बत करें, रिश्तेदारों से मोहब्बत करें, हमसाइयों से मोहब्बत करें। ये होती है पैट्रियटिज्म। हमारे से किसी के साथ ज्यादती न हो, हमसे कोई रूठ न जाए, हमारे से किसी के ऊपर जुल्म न हो, ये होता है पैट्रियटिज्म। हम एक मोहब्बत की जिंदगी गुजारे, नफरत को छोड़कर भाईचारे को फरोग दे, ये होता है पैट्रियटिज्म। तो लिहाजा हमें इस चीज को अपने जहन में रखना है, क्या हम अपने देश के लिए कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो है, दुनिया के नक्शे पे हर लिहाज से, चाहे वो तरक्की हो, चाहे वो अमन हो, चाहे वो सकाफत हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो सकाफत हो, हर लिहाज से हिंदुस्तान जो है टॉप पोजीशन पे हो, नंबर 1 पोजीशन पे हो। और अगर ये सोच हमारे अंदर है तो हम दावा कर सकते हैं कि हम में पैट्रियटिज्म है। और यही फलसफा है 15 अगस्त 1947 का। शुक्रिया।